नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम थोड़ा पैनलिस्ट में बदलाव हुआ है। आज होस्ट डिस्कशन के पार्ट होंगे और आज पैनलिस्ट होस्ट करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है और बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी, दोनों को नेशनल भी है उसको लेके। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोनों ही विक्रम कुमार और गौरव शुक्ला जी से कि क्या है, क्या ये कितना जरूरी है, मतलब इसमें क्या क्या मुद्दे हैं और क्या कैसे कैसे क्या सरकार कब इसको इम्प्लीमेंट करेगी या कब करेगी नहीं करेगी, इसमें क्या क्या प्रावधान है कैसे, और इसमें जो भी है वो हम धीरे धीरे सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो विक्रम पहले आपके पास आएंगे। पहले आप बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए जो भारत सरकार लाना चाहती है और एनआरसी दोनों के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए कि क्या है। पहले तो सीए के बारे में बताते। सीए अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में भारत सरकार लाया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनको मतलब नेशनल नेशनल नागरिकता भारत की देने के लिए। सिटीजनशिप देने के हाँ, लिए, भारत के नागरिकता जी। सिटीजनशिप देने के लिए ये सीए है। और एनआरसी है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एक्ट। उसमें है कि वो एक लिस्ट निकलेगा, एक सर्वे किया जाएगा उसमें। उसमें रजिस्टर सबको दस्तावेज अपना सौंपना होगा, उसके हिसाब से उसका लिस्ट आएगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन अवैध रूप से या जिनका वीजा खत्म हो चुका है, मतलब अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका लिस्ट निकाला जाएगा। ये एनआरसी है। ठीक है गौरव जी, अब आप थोड़ा इसमें इलाबोरेट करिए कि विक्रम ने जो बताया है कि नॉन मुस्लिम्स, तो उसमें कौन कौन से रिलीजन हैं और क्यों, मतलब तीन कंट्री का ही क्यों लिया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही क्यों? बाकी भी हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, उनसे क्यों नहीं? मतलब क्या इसका मेन मुद्दा क्या है, किस बेसिस पे हम सिटीजनशिप देना चाहते हैं? पहले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, पहले मैं विक्रम जी के उस जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये बोला गया है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं जो तीन देशों से आएंगे, जो अल्पसंख्यक है, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उसमें उनको वो दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए हुए हैं, उनको नागरिकता दिया 31 जाएगा। दिसंबर ये 2014, बस मैं ठीक है, ये ऐड करना बिल्कुल। चाह रहा था। हाँ, तो अभी आपने जैसे प्रश्न किया कौन कौन से धर्म है, तो जैसे हिंदू हिंदू सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, ये धर्म है पारसी जो और वहां पे क्रिश्चियन, माइनॉरिटीज में। पारसी भी है छह और धर्म। क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, हाँ। हम्म। पारसी उसमें थे। ठीक है, तो छह। ये इनको इनको सरकार बोला है कि जो ऑलरेडी 2014 से पहले यहाँ आए हुए हैं, उनको हम यहाँ नागरिकता प्रदान करेंगे, जो कि उन लोगों की बहुत दिनों से मांग भी थी कि हमको हमारे तो माइनॉरिटीज है, वहां भी हम भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उसको हम कहाँ जाएं, तो उसके लिए सरकार ये लाई थी। और अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया था कि क्यों इन्हीं तीन देशों से क्यों था और सब जगह क्यों नहीं था, कारण ये है कि जो हिस्टोरिकल बिल्कुल। डेटा बताता है, जो हिस्टोरिकल डेटा अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का जो हिंदूज का डेटा था 18% से उनका पॉपुलेशन घटते घटते 1% हो गया। और वही बांग्लादेश में भी वही स्थिति है, और अफगानिस्तान में भी सिख लोगों की वही, मतलब सिख का, जैन का, बौद्ध का और हिंदूज का। गौरव जी आवाज आ जी, रही है आपके, हमारी? हाँ नेटवर्क थोड़ा कट रहा है, आप वापस से रिपीट करेंगे? हिंदू का डेटा 18% के बाद कितना घट गया, अभी कितना हो गया, वहीं से आप कंटिन्यू करिए। हाँ, हाँ, जैसे मैं बताया कि जैसे हिस्टोरिकल डेटा था, हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि
लगता है हमारा हमारे नेटवर्क होस्ट की का वजह नेटवर्क आज थोड़ा पूर्व होस्ट का नेटवर्क थोड़ा वीक है। हाँ, अभी गौरव जी वापस आ गए। हाँ जी, हाँ गौरव जी कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हिस्टोरिकल डेटा है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का ये देखा गया है कि यहाँ पे जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनके साथ आए दिन अत्याचार होता है और हिंदूज के खासकर जो जनसंख्या है वो 18% से 1% हो गया है। तो वो एक एक जो धर्म धर्म को लेकर के जो वहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा था तो वो अब तो उनको बचाव के लिए और जब वो यहाँ पर आ गए थे पहले से ही और कुछ तो इसमें ऐसा भी केस आया हुआ है जो आजादी से भी है पर उनका उस समय से उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिला है उस कारण से उसको भी लाया गया था। तो दूसरी बात श्रीलंका से आपने बोला था श्रीलंका से क्यों नहीं हुआ क्योंकि श्रीलंका में जो है एक तरीके से वहाँ पे धर्म के आधार पे प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। जहाँ पे धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है इसलिए श्रीलंका को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। 3 जो और भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां से नहीं हुआ है, ईरान भी है वहां से भी नहीं हुआ है पर जो जहाँ पे ज्यादा डेटा खराब है वहीं को उन्हीं देशों से इसको यहाँ इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। आपने जहाँ तक हुआ काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। विक्रम, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे कि क्यों इन्हीं 3 देशों से मतलब अम, हिंदू पॉपुलेशन या अदर जो रिलीजन का हमने डिस्कस किया 6 रिलीजन है, तो उनका नंबर डिक्रीज़ किया है, क्या यही एक कारण है कि और कुछ कारण हो सकता है इसमें? इसमें तो हम उल्टा कहना चाहेंगे कि मतलब धर्म के आधार पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो केवल ठीक किसी है। धर्म का शोषण हो रहा है इस आधार पे तो नागरिकता नहीं देना चाहिए। सभी धर्म जो जिसका शोषण हो रहा है उसको लेना चाहिए। तो ठीक है, कंट्री का पॉलिसी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होके ठीक है। धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें एक ये चीज हम अपनी तरफ से ये ऐड करेंगे कि थोड़ा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी कुछ अगर देखा जाए तो ब्रिटिश राज जब रहा है तो एक संस्कृति वाले कुछ हद तक कंट्रीज रहे हैं, इसीलिए भारत का टारगेट पहले इन्हीं इन्हीं कंट्रीज के ऊपर रहा है। और रिलीजियस माइनॉरिटी के ये 3 कंट्रीज हैं जिसमें मतलब एक धर्म को या एक धर्म है जो डोमिनेंट है और इस्लाम का प्रभुत्व ज्यादा है। और पाकिस्तान को तो आप जान ही रहे कि इस्लामिस्ट कंट्री ही खुद को रिकॉग्नाइज करती है, इसीलिए इन तीनों कंट्रीज को यहाँ लिया गया है। बाकी गौरव आप बताइए कि अ, ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये अगेंस्ट मुस्लिम्स है? इसका एक बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि मुस्लिम के खिलाफ है और आर्टिकल 14 हमारा है उसमें सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है। और अगर हम एक चीज और जो यहाँ चलिए पहले और एक चीज हम यहाँ एक सवाल और इसके साथ रहेगा कि जैसे हम बांग्लादेश के जो हिंदूज या जो 5 अलग रिलीजन है उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं रखेंगे, अगर उधर ऐड करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा और उसमें मतलब वहाँ की जो स्थिति है और खराब हो सकती है। तो मतलब ये आप इस इन क्रिटिसिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले आपने जो प्रश्न किया था कि तो 3 आर्टिकल पॉइंट है इसमें, एक अगेंस्ट पहला मुस्लिम, दूसरा सेकुलरिज्म और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों पे आप देखिए एक-एक करके कुछ अगेंस्ट अपनी टिप्पणी दीजिए। हाँ, पहली बार मैं कहना चाहूँगा सीएए जो आया था, वो जो इंडियन मुस्लिम से अगर बात किया जाए, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए कुछ था ही नहीं वो। उनके ठीक है। उनका वो था ही नहीं, उसमें उनका सिर्फ़ ये था कि जो वहाँ से आए थे, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, जैन इन सबको देना था, सिख इनको देना था नागरिकता। ये इनके खिलाफ है नहीं। तो अगर ये प्रश्न वो पूछते हैं तो सेम वही मुस्लिमों को प्रश्न मुस्लिम राष्ट्र से पूछना चाहिए, जो मुस्लिम राज्य हैं, मुस्लिम देश हैं, कि वहाँ पे क्यों प्रोसिक्यूट हो रहे हैं? अगर वहाँ प्रोसिक्यूट हो ही ना, वो वहाँ से भागे ही ना, तो ये नागरिकता का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्रिश्चियन को तब भी ऑप्शन है कि क्रिश्चियन दूसरे देशों में जा सकते हैं और पर जैसे जैन, बौद्ध और ये अपना हिंदू खास करके अगर 3 धर्म की बात किया जाए तो उनका और सिख 4 धर्म का तो इनका जो ओरिजिन हुआ है वो भारत से ही हुआ है कहीं न कहीं। तो उनका एक अपना एक आश्रय का स्थान वो भारत ही देखते हैं। मेरा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि आर्टिकल 14 सेकुलरिज्म मतलब ये है कि
आप धर्म निरपेक्ष होकर मतलब किसी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते। यहाँ पे किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बस कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज जो है, जो वहाँ पे परसिक्यूट हुए हैं, क्योंकि आपको ही पता है जब भारत डिवाइड हुआ था, जो आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड नहीं हुआ था, वो धर्म के आधार पे ही डिवाइड हुआ था, हिंदू मुस्लिम के आधार पे डिवाइड हुआ था। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जो मुस्लिम लीग हुआ करते थे, जो पाकिस्तान का दावा करती थी, उसके जो वोटर थे देने के बाद वो मैक्सिमम पब्लिक यहीं रह गई, जो गए वो बहुत ही गिने चुने कुछ बांग्लादेश से, बिहार और जो आज का बिहार और बंगाल से लोग गए उधर से, और पाकिस्तान में गए वो पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कुछ लोग गए, बाकी जो राज्यों के थे वो बेसिकली यहीं जो बॉर्डर स्टेट्स रहे हाँ, होंगे उनसे ही वो पॉपुलेशन इधर सारा उधर ट्रांसफर हुआ। हुआ। हाँ, तो वो कहे तो उसका वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी का और खिलाफ तो कतई नहीं है किसी के, अगर अगर उनको ऐसा लगता है कि खिलाफ है भाई, तो उसको पहले देखें कि है क्या। ऐसा तो नहीं है कि वो इसमें कोई प्रावधान है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको, या कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको उनका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं। दूसरी बात, हम एनआरसी की जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, एनआरसी में भी ये था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें यही रहेगा कि कुछ लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आ जा रहे हैं, घुसपैठिए जिसको बोलते हैं, अवैध रूप से, वो वो पहले उनका जब यहाँ रिकॉग्निशन ही नहीं है, फिर भी वो हमारे संसाधनों को, हमारे रिसोर्सेज का यूज करके जो यहाँ पे मतलब वैलिड लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है कहीं से, वो भी उनको उपयोग किया जा रहा है। तो भी एक कारण है जिसके लिए एनआरसी लाया गया था, और उसमें 5 प्रावधान है जिससे आप दिखा सकते हैं, या फिर आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या फिर कक्षा 10 का मार्कशीट हो, या आप 5 जन को बता दो कि आप यहाँ पे रह रहे हो। अगर आपके चारों नहीं हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर 5 आदमी से आप दिखा दो जो आपको प्रूव करते नहीं आप यहाँ पे रह रहे हो, फिर भी आपका नाम उसमें एनआरसी में जुड़ जाएगा, जैसा भी सिस्टम चल रहा है। पहले असम में चला, जैसे आपको पता है असम में हुआ है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ गए थे, जिससे वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। और इसके चक्कर में इसके लिए एनआरसी लाया गया था, कि एनआरसी लाया गया है कि वहाँ के जो लोकल है उनका वो बेदखल हो जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, दूसरे जाकर के अवैध रूप से उस पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये अवैध रूप और जब एनआरसी की बात होती है तो एनआरसी में ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं कि सिख है, क्या है। एनआरसी में ये है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आया, चाहे वो सिन्हालीज भी हो या फिर म्यांमार से भी जो लोग आए हों, उनको भी, उनके लिए भी एनआरसी का सिस्टम प्रावधान है। जी दर्शन जी। ठीक है, विक्रम आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम बोलना चाह रहे कि एनआरसी में अवैध घोषित किया जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। उनको अवैध घोषित करके करेगा क्या भारत सरकार? मतलब असम का जब एनआरसी किया गया, लगभग 6 से 7% लोग वहाँ का, मतलब 6 से 7 लाख अवैध घोषित कर दिया गया। तो उस हिसाब से उतना लोग का डिटेंशन सेंटर में भी नहीं रख सकते हैं। तो ये तो मतलब इलॉजिकल, फिजिबल नहीं है ये वाला एनआरसी। मतलब क्या है कि कोई किसी के पास, बहुत जो गरीब लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, बहुत सारा इसमें क्राइटेरिया है प्रूफ करने का, तो हो सकता है ना हो, तो उस हिसाब से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एनआरसी से। अच्छा, एक और सवाल आपसे यही रहेगा कि एक क्रिटिसिज्म सीए एनआरसी का ये भी है कि बोला जा रहा है कि जब राजीव गांधी की सरकार हुई थी 1980s में, तो उन्होंने असम में एक अकॉर्ड साइन किया था, असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आसू जो वहाँ का एएसयू और राजीव गांधी की सरकार के बीच में ये एक मेमोरेंडम साइन किया गया था कि 1970 उस समय का जो ईयर है, उसके बाद से कोई पॉपुलेशन को वहाँ पे नहीं लाया जाएगा। तो अभी तो 2014 का लिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ हालत और बिगड़ेगा? मतलब इसके लिए प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि उस अकॉर्ड को एक तरीके से ये मतलब ईयर चेंज हो गया, 1972 का वहाँ पे डेटा लिया गया था। अभी 2014 तक के लोगों को जो भी मतलब इलीगल माइग्रेंट्स रहेंगे, तो उनको भी भारत का सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो जो स्थिति पहले ही आप जो बोल रहे हैं अभी कि गरीब लोग हैं, और भी लोग आ जाएँगे। और गौरव जी ने भी बताया कि वो पहले से जो कुछ लोग रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो वहाँ का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो और आप सिटीजनशिप देंगे, तो उसका सरकार क्या करेगी? मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो सवाल है कि एनआरसी कराने का मतलब क्या है? अगर रोकना ही है तो इलीगल इमिग्रेशन रोके,
वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लेकिन लोग इलीगल इमिग्रेशन होता कैसे आखिर? बॉर्डर पे सिक्योरिटी ब्रीच जो भी रीजन हो रहा हो, आखिर हो तो रहा है ना। 1971 के बाद हुआ तो तभी तो लोग आ जा रहे हैं। उस पर ज्यादा ध्यान। अब जो जो लोग आ गए हैं उन लोग को अब निकाल निकाल के भेजोगे कहाँ? उन लोग के पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वही तो बात, उतना लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो किस आधार पर उन लोगों को डिटेन करोगे, कहाँ भेजोगे? ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीए तो ठीक है, सीए तो सिटीजनशिप देना है, चलो एक हद तक ठीक भी माना जा सकता है। हालांकि उसमें भी नॉन मुस्लिम कह के थोड़ा सा मुस्लिम, इसीलिए मुस्लिम को थोड़ा लग रहा है कि हम लोग को निकाल बाहर कर दिया गया। हो सकता है मुस्लिम भी कहीं सताया जा रहा हो, लेकिन वो अलग बात है, डिबेट है। तो वही बोल रहे कि एनआरसी मतलब 100-125 करोड़ लोगों को फिर से सबको प्रूफ देना है कि मतलब अगर पूरा बोला जा रहा था कि पूरा भारत में लागू किया जाएगा, वो तो बहुत मतलब मुश्किल है, क्योंकि स्टेट में ही काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि एनआरसी मतलब बहुत बड़ा मतलब बवाल खड़ा कर सकता है पूरा, अगर देश देश लेवल पर लागू हो जाएगा तो मतलब मतलब परेशानी बढ़ जाएगा लोगों को। ठीक है। गौरव जी आप बताइए कि अब हमें जैसे डेटा निकल के आएगा कि इतने लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, तो उनको अब डिपोर्ट कैसे करेगी सरकार? उनको कहाँ भेजेगी? कैसे मैनेज किया जाएगा? विक्रम ने भी ये पॉइंट उठाया कि काफ़ी मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो सकता है अब, उसको कैसे मैनेज करेंगे? मतलब इसके पीछे आप कैसे स्ट्रैटेजी देखते हैं? सरकार कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी? मैं इसके लिए कहना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान में जब अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज आए थे, तो अफगानिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पे पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से, फिर जो यूनियन यूनाइटेड नेशन से फंड लेता रहा डॉलर पे, वो ठीक फ्री है, का नहीं करता ठीक था। है, अगर ये डिटेंशन सेंटर में आएंगे तो ये रिफ्यूजीज बोलेंगे या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स बोले। जैसे अभी यूएन, जैसे अभी अगर आप इंटरनेशनल देखा जाए, जो ब्रिटेन में है, यूरोप में इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा वो चल रहा है, मुहिम चल रहा है कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक है भड़क रही है उनके खिलाफ, जो इलीगल यूरोप इमिग्रेंट्स में, बिल्कुल सही यूरोप बात। में बहुत ज्यादा वहाँ बवाल मचा हुआ है। इवन यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वहाँ पे एक नियम लाए हैं, एक मतलब रूल आया है कि वहाँ के जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको युगांडा शिफ्ट किया जाएगा, वहां से हटा करके युगांडा शिफ्ट किया जाएगा, वहां से निकाला जाएगा सबको। तो ये क्या होता है कि जैसे अगर आप हमारा घर ही है, घर में कोई अवैध रूप से आने लगेगा, एक हद तक हम भी अगर कमजोर है तो बर्दाश्त करेंगे, जिस दिन होगा उस दिन हमारे ही बच्चे या फिर हम ही रिवोल्ट कर देंगे उसके खिलाफ। तो यही होगा कि आंतरिक कलह ज्यादा फैल जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि कोई अपना जब मारा मारी उस पे होगा तो उनको जब जो रह रहे हैं उनको लगता है कि बाहर के हैं, तो वो ये ऑटोमेटिक सेंटीमेंट आ ही जाता है। ये तो देश की पूरी बात है कि यहाँ का तो है ही नहीं इसका। तो ये इसके लिए एक आया था, और इसको डिपोर्ट तो यही है कि जैसे कि उनकी आइडेंटिटी पहले पता की जाएगी कहाँ से है, और वहाँ के सरकारों से बात किया जाएगा, भाई आपके यहाँ पे है, इनको आप पहले ले जाओ, अदरवाइज रिफ्यूजी सेंटर में उनको रखेंगे, और यूनाइटेड नेशन से भी हम डेटा प्रस्तुत करेंगे, भैया ये लोग भी रिफ्यूजीज है, और ये हमारी अगर आप इनको चाहते हैं कि हम दें, तब जो उनका गाजा में जो कर रहा था अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कौन सा एक एजेंसी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनसे भाई हमको भी फंड दीजिए। जब ये भारत सरकार जो देती है, सब जगह डोनेट करती है, तो भारत सरकार वो भी लेगी कि भाई आप हमको पैसा दो, फिर हम इनको रिफ्यूजीज को खिला सकते हैं। हाँ रोशन जी, ठीक है, तो मेरा यही एक चीज़ और मानना है। इसमें हम ये ठीक है, आपने सही बोला है कि यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी गाज़ा में जब ये लड़ाई हो रहा था, तो पैलेस्टीनियन भले ही उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया, लेकिन इमिग्रेशन अलाउ नहीं किया। उन्होंने उनका भी मानना था कि नहीं, हम अपने यहाँ नहीं और इमिग्रेंट्स रखेंगे। अगर हम गलत ना हो तो फ्रांस वो कंट्री थी जिन्होंने नहीं अलाउ किया। और भी बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप में, ये पोलैंड भी। सेंटिमेंट बना है कि पोलैंड भी नहीं करती और बहुत सारी कंट्री जो अलाउ करती ही नहीं है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को। ठीक है विक्रम, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? भारत भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका हमेशा से स्वभाव रहा है वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत दूसरे देश का पॉलिसी अपना ये जरूरी नहीं है, मतलब भारत का अलग ठीक पॉलिसी है, है, अलग सोच है, अलग कल्चर है। तो हम दूसरे देश के देख के क्यों अपनाएं हर चीज? तो भारत का जहाँ डाटा का बात है, बहुत सारा हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बात करें, बहुत कम लोग होगा जो वैसा होगा। लेकिन इंडिया से अगर एनआरसी निकाला जाए तो कम से कम 7-8 करोड़ लोग इलीगल हो जाएंगे, मतलब ऐसा अनुमान। ठीक है, उतना पता करना ठीक किया है जाएगा। गौरव बहुत जी, मुश्किल होगा, उतने आप के लिए कुछ तो यूएन हम भी बत राजी नहीं होगा उतने को
सस्टेन करने के लिए। ठीक है, फिर मैं गौरव जी कहना आप कुछ चाहूंगा, ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले डेटा तो निकले कितने हैं, पहले हाँ, पता ही नहीं है कोई असम कुछ भी। असम हाँ, के डाटा के असम का आधार पे डेटा, निकला होगा। असम में ज्यादा लोग घुसे थे क्योंकि वहाँ पोरस बॉर्डर है पूरा, हाँ, ब्रह्मपुत्र की नदी के कारण। अब वहां से ज्यादा लोग डिपोर्ट होके आए थे उस समय में, जैसे भी रोहिंग्या का जब हुआ। अब उसका अभी 16 किलोमीटर का जो हमारा पोरस बाउंड्री है मिजोरम में भी, जिसको अभी अभी होम मिनिस्ट्री बोली है कि गृह मंत्रालय को उसको भी म्यांमार बॉर्डरिंग से हम करना है, अपना बॉर्डर म्यांमार से। बॉर्डरिंग करेंगे। हाँ, हाँ, तो म्यांमार से भी रोहिंग्या जो घुसे थे मुस्लिम से। तो भाई कि मैं यही पूछना चाहता हूँ, भाई सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारत वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा परिवार है, पृथ्वी परिवार है, पर ऐसा मतलब ये नहीं है कि परिवार है तो हम सराय खाना या फिर धर्मशाला खोले हुए हैं कि कोई भी आ जाओ रहो जाओ। परिवार है भाई, तुम अपने यहाँ रहो, हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे कुछ होगा तो अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, आप खाओ पियो अपने यहाँ रहो। ये नहीं कि आप आके परिवार है, पूरा गांव परिवार है तो पूरा गांव हमारे घर के में आके रहे, ये तो नहीं है ना, अपने घर में रहो, ठीक हम है, आपको देंगे। हमारा ये मानना है। ठीक और है हाँ, विक्रम। इसी में रोहिंग्या हाँ वाले में एक और ऐड करना चाहूंगा कि चाइना भी बगल में ही था, चाइना में एक भी है उसने नहीं घुसने दिया, और चाइना से न घुस करके इसमें इंटरनेशनल भी रहता है कि उसमें म्यांमार में फ्यूल करते हैं, और म्यांमार से वो लोग कहीं ना कहीं अब इसमें पता नहीं चलेगा कि लीगल कौन है और कौन थ्रेट है देश के लिए। हाँ, ठीक है विक्रम, इसी सब के साथ हम आपके पास आएंगे कि क्रिटिसिज्म तो ये भी हो सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान भी तो बहुत देर वहां से सताए ही गए हैं, सता के भारत में आए हैं, वो यहाँ काफी पहले से रह रहे हैं, तो उनको क्यों ना नागरिकता दिया जाए और हम और दूसरे सिर्फ धर्म के बेसिस पे बाकी लोगों को देने के लिए तैयार हुए। हाँ, तो वही तो मेरा सवाल था कि धर्म के आधार पे तो नहीं होना चाहिए ना, सताने का था तो अगर किसी को अगर मानवता के आधार पे दिया जा बोला जा रहा था कि मानवता के लिए दूसरे की नागरिकता हम दे रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो रोहिंग्या को भी देना चाहिए था। और हम दूसरा बात बोल रहे हैं कि शुक्ला बोला कि कोई आया मेहमान आया खाया कब जाने लगा, तो उस हिसाब से तो अलगाववादी है, तो इस हिसाब से तो कोई बिहार का कहीं दूसरे स्टेट में भी जा रहा है, तो इसीलिए तो लोग अलग अलग समझ रहे हैं, ये तो अलगाववादी सोच हो रहा है। तो इसीलिए तो लोग अभी चाहे तो बिहार का अगर गुजरात में जा रहा है, कहीं साउथ में जा रहा है, तो वहाँ का प्रोग्रेस बिहार के लोगों की वजह से हो रहा है। अगर सही तरीका से यूज किया जाए तो वो फायदा भी हो सकता है, इस पे सोचने का बात है। जो ठीक है, तो अगला नेग्लिजेंट बोला सवाल जा आप रहा ही से है रहेगा कि सीए एनआरसी जरूरी है कि नहीं। इसी के सीए साथ आप अपना कमेंट्स के साथ आप बताइए कि इस ओवरऑल टॉपिक पे। एनआरसी तो बिल्कुल जरूरी नहीं। सीए का है कि ठीक है, ठीक है, एक्ट होना चाहिए जो नेशनलिटी प्रदान करे, उसमें थोड़ा बहुत धर्म का सोचना चाहिए। भारत को अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने आप को कहता है तो सब धर्म को मतलब अलाउ मुस्लिम्स करना को भी चाहिए। आप ऐड करेंगे उसमें, अगर हाँ, प्रोसिक्यूट हो मुस्लिम रहे हैं बगल के सब किसी धर्म देश को से तो वो उसमें, भी आए। वो केवल एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, सताए जाने वाले को उसका जांच पड़ताल करे और देना है तो दे, अगर डॉक्यूमेंट सही पाया जाए, सही निकला तो दे, नहीं तो ना दे। ठीक है गौरव जी, आप बताइए इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे और अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आप देना चाहें। देखिए हमारा ये कहना है कि जो नागरिकता ये अधिनियम आया था, संशोधन अधिनियम आया था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तो जरूरी लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि द स्ट्रेंथ जिस हिसाब से वहां से परसिक्यूट हो रहे हैं ना, और उनका वो इतना ज्यादा है कि उनको उनको अगर मिल रहा है तो नहीं है, क्योंकि वो जब धर्म के हिसाब से ही बदलाव जब बंटवारा हुआ था तो उनको तो फिर उसके बाद हमारी सरकारें यहाँ पे दी नहीं, तभी वो न वहां करे न यहाँ करे। सिटीजनशिप तो होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर एनआरसी की जैसे बात की है कि मेरा मानना है एनआरसी भी होना चाहिए कि आदमी को पता तो चले कि है कितने, यही नहीं पता चल रहा है कि है कितने, बस घुसे जा रहे संदेश खासकर जैसे संदेश खाली का भी जो हुआ, संदेश खाली में जो हुआ, या फिर और जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज होगा तो निश्चय ही है कि वहां पे प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे ही, लोग हथियार उठाएंगे कि सरकारें नहीं सुनेंगी तो हथियार उठाएंगे ही, और इंटरनल सिक्योरिटी जो
जो जिसके कारण जैसे आपने आंसू का जिक्र किया था उस टाइम में, उसका बनने का भी यही कारण था कि असम वहाँ पे अकॉर्ड। जो असम में, तो उसमें भी यही कारण था कि वहाँ से घुस रहे थे बार-बार। अब सरकारें सुनती नहीं है, पेसिफाई करने के चक्कर में वो लगी रहती है, तो लोगों को मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है अपने संरक्षण देने के लिए। और यही कारण था कि जो एससी एसटी जो ट्राइबल एरिया है, असम, मेघालय, मिजोरम और एक और राज्य है, जिसको स्पेशल त्रिपुरा। त्रिपुरा शेड्यूल 6 के के तहत अलग से संरक्षण दिया गया है, इसी के लिए ही। और जहाँ तक और इनमें ये विक्रम, लगेगा भी नहीं, सीएनआरसी हाँ, इन चारों उनके स्टेट्स में नहीं लगेगा। नहीं रहेगा। जैसे विक्रम ने कहा कि ऐसे यूपी बिहार में जाके लड़ लेंगे, तो हम बताना चाहेंगे कि अलगाववाद ये नहीं है कि, क्योंकि ये रिपब्लिक नहीं है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, बाकी सब कंट्री वो अलगाव हुआ है। वो उसमें अलगाव नहीं है कि उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। पर यहाँ पे राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है कि सबका राज्य का अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ जाने पे अलगाव का स्थिति आएगा। तो वो एक, अब ये मानसिकता दिखाता है कि भले आप उसमें हो जाइए, कि जो एक रहता है कि सेंस कि भाई दूसरे बाहरी लोग आए हैं, वो कोई भी होगा, हम भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी दूसरे राज्य से आएँगे वही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, उल्टा भी होता है, ये ठीक भी है चलता गौरव है। जी, पर थोड़ा इसका मतलब संक्षेप ये में आप नहीं है कि, कंक्लूड करिए इसको। हाँ, हुँ, कंक्लूड यही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट को या फिर एनआरसी को आप इससे ऐड करें। वो हो रहा है, वो ठीक है, पूरे ठीक है। ट्राई के लिए हो रहा है। ठीक है। ठीक है विक्रम, संक्षेप में बताइए आप, विरोध हाँ, हो या जो भी हो? हाँ, और बताइए। एनआरसी की जगह सेंसस तो होता ही है वो जानकारी के लिए, कौन क्या है, कितना लोग है। और रहा दूसरा बात, तो वही तो बात है कि सोच आ कैसे रहा है लोग, बिहार का बहिष्कार क्यों करते हैं, दूसरे स्टेट वालों को कर क्यों रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं अलाउ करता है, सोच का बात है। तो सोच तो जितना माचिस बारोगे उतना फैलेगा, और फैलने का चांस रहता है। तो बात है सोच सोच के क्या रखना चाहते हो। बाकी तो ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं होगा वो तो बात का चीज है। तो यही कंक्लूड करना चाहें। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है और हम अपने तरफ से ये ऐड करना चाहेंगे कि जो भी एक हरीश साल्वे इंटरनेशनल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं हरीश साल्वे, उनका भी ये मानना था। आप उनका बारे में कि सीए एनआरसी एंटी मुस्लिम नहीं है, और इसका हम कर रहे हैं अभी, या भारत सरकार जो लाना चाह रही है उसके बारे में अमित शाह ने लोकसभा में जब ये कानून लाया था तभी भी उन्होंने जवाहर और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1950 में एक जवाहर और लियाकत अली के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में एक पैक्ट भी साइन हुआ था कि जो भी माइनॉरिटी दोनों साइड पे हैं उनका एक्सचेंज होगा, और जो भी मतलब जो उनका प्रॉपर्टी लूटा गया है या जो भी उस समय हुआ था गलत जो भी हुआ, उसकी भरपाई मतलब जो होगा। लेकिन क्योंकि रायट्स इतने ज्यादा हुए थे तो उस समय ये हो पाना संभव नहीं था। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके लिए ये लाया गया है, ये सरकार की तरफ से ये दलील दिया गया था। तो ये कहाँ तक सही है, और वो सही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें सही ढंग से, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ हमारे संबंध इस पे डिपेंड करेंगे। बहुत सारे पड़ोसी देश हैं हमारे, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे रखने की भी जरूरत है। तो ठीक है, लगाना ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सरकार अच्छे से अपने सद्बुद्धि से करे। बस इसी नोट पे हम ये डिस्कशन यहाँ समाप्त करेंगे।